हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे एक ब्रीफ हिस्ट्री जापान की। ठीक है, जापान के बारे में जो भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी मेंस में भी आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं मेंस में क्वेश्चन, तो वही थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा हमें एक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ज़रूरी होता है कि हर एक कंट्री की एक हमें हिस्ट्री पता हो, उससे इंटरनेशनल रिलेशंस को हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जापान की एक ब्रीफ हिस्ट्री। तो 1853 से पहले की अगर हम बात करें, 1853 से पहले जापानीज जो है एक्स्ट्रा कॉन्शियस रेस है, तो उसने कभी भी यूरोपियंस को अपने यहाँ एंट्री करने नहीं दी, या जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अपने यहाँ एंट्री करने नहीं दी 1853 से पहले। जैसे इंडिया में हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में आई, और भी बहुत सारी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई, ट्रेड करने के लिए आए, धीरे धीरे करके इंडिया को गुलाम बना लिया, इंपीरियलिज्म होने लगा, मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होने लगा इंडिया का। ठीक है, फिर अपनी कॉलोनीज वगैरह भी स्टैब्लिश कर ली धीरे धीरे करके। लेकिन जापान ने 1853 से पहले यूरोपियन पावर्स ने कोशिश तो बहुत करी जापान में एंटर करने के लिए ट्रेड के नाम पे, लेकिन जापानीज ने कभी परमिशन नहीं दी। लेकिन 1853 के बाद उन्होंने और 1867 के बीच में उन्होंने क्या करा, जापानीज ने क्या करा, यूरोपियन जो कंपनीज थी उनको परमिशन देनी स्टार्ट करी अपने यहाँ ट्रेड की। और इस बीच धीरे धीरे करके जापान जो है इंपीरियलिज्म, वहां पर यूरोपियन इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो गया। इंपीरियलिज्म का मतलब है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना जापान को। ठीक है, तो जापान में भी यूरोपियन पावर्स एंटर कर चुकी थी और उन्होंने जापान को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर लिया था। और जो जापान की पॉपुलेशन थी वो शॉक्ड थे, इंटेलेक्चुअल शॉक्ड थे कि हम तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रेस हैं। ठीक है, हम इतने अलर्ट रहे, लेकिन तब भी हमें पता नहीं चला कि ये धीरे धीरे करके हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। जब तक कि अगर वो इसी तरीके से लापरवाह रहते तो धीरे धीरे करके यूरोपियन पावर्स अपनी कॉलोनीज वगैरह स्टैब्लिश कर लेती और जापान लंबे टाइम तक गुलाम बन जाता। लेकिन जापान के जो इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने मीटिंग वगैरह करी और डिस्कस करा कि भाई ये यूरोपियन पावर्स इतने स्ट्रांग कैसे हैं, मॉडर्न वेपन हैं, ठीक है, और यूनिटी भी है, ये इतने स्ट्रांग कैसे हैं। तो उन्होंने एक टीम बनाई। ठीक है, 1867 के बाद उन्होंने एक टीम बनाई कि हमारी इंटेलेक्चुअल की टीम जाएगी यूरोप, और वहां पर देखेगी ये यूरोपियंस की पावर जो है उसका जो स्ट्रेंथ है वो कहां से आ रही है। ठीक है, तो कंक्लूजन जो जापानीज इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले अपने यूरोप की विजिट से। तो एक तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि वहां पर पावरफुल और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, पावरफुल यूरोप में, एंड सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सेटअप। सेंट्रलाइज्ड एंड पावरफुल पॉलिटिकल सेटअप का मतलब है जैसे ब्रिटेन में सबसे टॉप में किंग हुआ करता था, फिर उससे नीचे पार्लियामेंट थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, और वहां पर जो है पूरा एक सिस्टम बना हुआ था, सेंट्रलाइज्ड पावर थी वहां पर। ठीक है, वो आपस में उनके डिफरेंसेस या लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे थे। टॉप लीडरशिप ने जो डिसाइड कर दिया तो वो चीजें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होती थी। ठीक है, तो वहां पर बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल सेटअप था ब्रिटेन में। तो ये उनका राज था कि जिस वजह से यूरोपियन पावर या यूके जो है इतना पावरफुल था। ठीक है, एक तो उन्हें ये पता चला। दूसरा, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वहां पर मॉडर्न एजुकेशन हो रही है, मॉडर्न एजुकेशन, और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा जोर हो रहा है। साइंस पढ़ाई जा रही है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, यूरोप में, जिस वजह से जो वहां की जनरेशंस हैं बचपन से ही अगर वो साइंस पढ़ेंगे तो इन्वेंशंस वगैरह ज्यादा होंगे, आविष्कार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो ये भी वहां पर हो रहा था। तीसरा, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब मशीनों से चीजें बनाई जानी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीनों से चीजें बनाई जानी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रोड्स वगैरह, सड़कें बनी हुई थी, वाटरवेज बने हुए थे, रेलवे लाइन स्टार्ट हो चुकी थी, तो कई चीजें मतलब वहां पर स्टार्ट हो चुका था। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था जापान, ये यूरोप का। तो ये उनके कुछ कंक्लूजन थे जापानीज इंटेलेक्चुअल के। तो फिर जब वो वापस आए तो
जापान में भी उन्होंने फिर ये रिफॉर्म्स करने स्टार्ट करे कि अब क्या करें, हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा वरना हम जल्दी ही गुलाम बन जाएंगे यूरोपियन पावर्स का। तो उसके फेजेस क्या थे उसके बाद 1868 में, फेजेस की अगर हम बात करें, एक मेजी रिस्टोरेशन हुआ, मेजी रिस्टोरेशन, ऑफ 1868, स्टोरेशन ऑफ 1868। मेजी कौन थे? एम्परर थे जापान के, एम्परर। इसमें हुआ क्या कि जापान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का था? सबसे टॉप में एम्परर हुआ करता था, मतलब किंग, एम्परर। फिर उनके बाद आते थे प्राइम मिनिस्टर, फिर होते थे डोमिनियोस और समुराई। समुराई वॉरियर क्लास हुआ करती थी, और डोमिनियोस जो है फ्यूडल लॉर्ड्स, जमींदार जो होते हैं, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स जो जमींदार वगैरह होते हैं वो हुआ करते थे डोमिनियोस। और इनकी ये भी पावर एंजॉय कर रहे थे और प्रिविलेजेस भी बहुत सारे थे। समुराई भी पावर एंजॉय कर रहे थे और बहुत सारे प्रिविलेजेस हुआ करते थे, ठीक है। और इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर थे और टॉप में एम्परर, और इनके आपस में डिफरेंसेस भी हुआ करते थे। ये भी अपनी पावर ना तो छोड़ना चाहते थे, मतलब इनके पास बहुत सारी, जमींदार वो लोग होते हैं जिनके पास 1000 बीघा जमीन, 1500 बीघा जमीन के मालिक, बाकी सब टेनेंट होंगे जो लोग वहां पर रहते होंगे और खेती करते होंगे। तो ये वॉरियर क्लास थी जो वॉर वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे, वॉरियर क्लास, उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और एम्परर, ठीक है। तो वो जो कंक्लूजन निकाल के आए थे जापानीज इंटेलेक्चुअल, वहां पर गए थे यूरोप में, उन्होंने यहां पर डिस्कशन हुआ और सबने मिलके ये डिसाइड करा कि हमें भी यूनिटी दिखानी होगी। और ये जो डोमिनर्स, ये समुराई वाली क्लास है, इन्होंने विलिंगली सारी की सारी पावर सरेंडर कर दी एम्परर को। उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि यूरोप इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि वहां पर सबसे पावरफुल और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सेटअप है, इसलिए हमें भी पावरफुल और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सेटअप करना होगा। जो टॉप लीडरशिप है उसके पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो यहां पर भी इन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर छोड़ी और एम्परर को सारी डिसीजन मेकिंग पावर दे दी कि आप डिसाइड करो, आप जो भी डिसाइड करोगे वही चीजें फिर हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, और इसकी वजह से इसका आउटकम ये निकला कि जापान में सोशल इक्वालिटी होने लगी। सोशल इक्वालिटी क्यों? क्योंकि ये लोग, खासकर जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, ये एक्सप्लॉइट करते हैं, और इनइक्वालिटी सोसाइटी में काफी ज्यादा थी। जब इन्होंने पावर सरेंडर करी तो सारी चीजें एम्परर के हाथ में आ गई, और एम्परर ने सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की कोशिश करी, ठीक है। तो सोशल इक्वालिटी आई, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म हो गया। एंड ऑफ फ्यूडलिज्म मतलब जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लोग भी अपनी जमीन के मालिक हो गए। साथ ही साथ क्योंकि इन्होंने पावर इधर वो कर दी थी, तो पावरफुल सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सेटअप हो गया, पावरफुल सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी हो गई जापान की। एम्परर ही अब सारी चीजें डिसाइड कर रहा है। एक तो ये हुआ। दूसरा, इसको हम बोलते हैं मेजी रिस्टोरेशन ऑफ 1868। मेजी जो एम्परर थे उनके पास सारी पावर्स जा चुकी थी जापान में। नंबर 2, सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट में जो यूरोप से सीख कर आए थे, उन्होंने ये डिसाइड करा कि पहले तो एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपना, जैसे यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, नॉट रूल ऑफ मेन। तो हम भी कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे और उसमें भी रूल ऑफ लॉ होगा। उसके अलावा एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई जाएगी, नेशनल एजुकेशनल काउंसिल, जो कि मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से पूरी कंट्री में एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे। साइंस के ऊपर जोर दिया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि इनोवेशन हो, रिसर्च हो, इन सारी चीजों में काम हो, ठीक है। उसके अलावा एक आर्मी बनाई जाएगी, नेशनल आर्मी, मॉडर्न,
जिसके बाद मॉडर्न वेपन होंगे, वो सब होंगे, उसमें रिसर्च वगैरह की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब रोड्स वगैरह, ब्रिजेस, वाटरवेज, वो सब डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप की जाएंगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होंगी। तो ये सारी चीजें जापान में होने लगी और इसका आउटकम ये निकला इन सारी पॉलिसी का कि जापान जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया फॉरेन इन्वेस्टर्स का। तो फॉरेन इन्वेस्टर जापान में इन्वेस्टमेंट भी करने लगे, ठीक है। और जापान में इन्वेस्टमेंट करने लगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, बाहर से टेक्नोलॉजी जापान में आई, रिसर्च, अब क्योंकि साइंस भी पढ़ रहे थे वहां के लोग, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रहे थे, इनोवेशन भी होने लगे थे, और बहुत जल्दी ही जापान एक पावरफुल कंट्री बन गया। बहुत जल्दी ही जापान एक पावरफुल कंट्री बन गया, पावरफुल कंट्री ग्लोबल लेवल पे। दुनिया में सभी कंट्रीज जापान को एक्सेप्ट करने लगी कि जापान एक पावरफुल कंट्री और मॉडर्न नेशन बन चुका था, ठीक है। अब जापान में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, पावरफुल कंट्री जापान बन गया, तो यूरोपियन पावर्स वहां पर अपनी कॉलोनीज वगैरह तो स्टैब्लिश नहीं कर पाई क्योंकि वहां पर पावरफुल सेंट्रल लीडरशिप है, ठीक है। यूरोपियन पावर्स उन्हीं कंट्रीज को अपना गुलाम बना पा रही थी जिनके यहां वो होता है ना कि बांटो और राज करो, जहां पर सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, यूनिटी नहीं है, सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। जैसे इंडिया में एक पावरफुल सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, उसका फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और इंडिया को गुलाम बना लिया। लेकिन जापान में क्या हुआ कि पावरफुल सेंट्रल लीडरशिप हो गई तो यूरोपियन पावर्स उनको गुलाम नहीं बना पाए और जापान बहुत जल्दी, जापानीज यूरोपियंस की पावर का जो राज है वो बहुत जल्दी समझ गए थे और उन्होंने कोर्स करेक्शन जल्दी से कर लिया और इसलिए जापान बहुत पावरफुल कंट्री बन गया। अब जब कोई भी कंट्री पावरफुल कंट्री बनती है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, मशीनों से मैन्युफैक्चरिंग होने लगती है, तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है एक तो मशीनों को चाहिए इनपुट, रॉ मटेरियल, क्योंकि कोई भी मशीन है पहले एक दिन में जितनी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग होती थी अब 10 गुना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी मशीनों के थ्रू, हाथ से तो कम मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल भी 10 गुना ज्यादा चाहिए होगा। तो एक तो जापान को रॉ मटेरियल चाहिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बेचेंगे कहाँ? मार्केट चाहिए, और जापान में इतना बड़ा मार्केट तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि कोई भी कंट्री, जैसे यूरोप में भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था और मार्केट चाहिए था। रॉ मटेरियल के लिए ही वो अलग अलग एशिया में आए, अफ्रीका में आए और रॉ मटेरियल लेके यूरोप में जाते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, फिर मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश्ड गुड्स एशिया और अफ्रीका में बेचते थे। तो दो चीजें चाहिए, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, आउटपुट मतलब मार्केट, जहां जो भी इंडस्ट्रियलाइज नेशन होते हैं उन्हें। तो जापान भी एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनता जा रहा था, तो उसे भी इंपीरियलिज्म करना था, अदर फॉरेन टेरिटरीज को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना। तो फिर आते हैं हम जापानीज इंपीरियलिज्म। जापानीज इंपीरियलिज्म, जापानीज क्योंकि मॉडर्न पावर तो बन ही चुका था, अब जापानीज इंपीरियलिज्म के लिए जरूरी था कि वो फॉरेन टेरिटरी कौन सी हो जहां पर वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे रॉ मटेरियल के लिए, और या अपना फिनिश गुड्स वहां पर बेचे। तो जापान के सबसे क्लोज एक तो चाइना भी हुआ करता था, तो जापान ने सबसे पहले टारगेट करा कोरिया को। तो जापान अपनी जो है कॉलोनीज वगैरह, जो आर्मी वगैरह लेके कोरिया में पहुंच गया और कोरिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने लगा जापान। अब कोरिया के चक्कर में, क्योंकि कोरिया चाइना से, कोरिया की बाउंड्री चाइना से लगती थी, तो चाइना के साथ वॉर होता है, चाइना जापान वॉर 1894-95 चाइना जापान वॉर होता है, ठीक है। और इस वॉर में चाइना हार जाता है। चाइना इतनी बड़ी कंट्री और जापान इतनी छोटी सी कंट्री, लेकिन जापान के पास, जापान की स्ट्रेंथ क्या थी? सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप थी, मॉडर्न वेपन थे क्योंकि वो मॉडर्न कंट्री बन चुका था, ठीक है, बेटर टेक्निक्स थी, और इस वजह से जापान ने चाइना को हरा दिया। जापान ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोरिया में तुम्हारा डोमिनेंस होगा, ठीक है। लेकिन कोरिया की जो बाउंड्री है वो रशिया के साथ भी टच करती है और चाइना के साथ भी टच करती है। थोड़ा सा जो अगर मैप में आप देखेंगे तो थोड़ा सा बाउंड्री उनकी टच करती है, ठीक है। अब कोरिया में अगर जापान बैठा हुआ होगा तो एक चाइना का मंचूरिया रीजन है, वहां भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, मंचूरिया रीजन के ऊपर रशिया की भी नजर थी।
अब रशिया को ये लगता था कि भाई जब तक जापान यहाँ पर बैठा है वो तो मंचूरिया के ऊपर भी कब्जा कर लेगा। तो एक 1905 में रशिया जापान वॉर भी होता है 1905, और इस वॉर में भी जापान जीत जाता है। मतलब दोनों वॉर में विनर ये थे, चाइना इसमें लूजर था और रशिया इसमें लूजर था। तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज को जापान ने पास्ट में, हिस्ट्री में वॉर में हराया है, ठीक है। और इसके बाद 1910 तक पूरे कोरिया के ऊपर जापान जो है, पूरे के पूरे कोरिया के ऊपर जापान रूल करने लगा। मतलब दुनिया ने 1910 तक जापान को एक पावरफुल कंट्री एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि कोरिया के ऊपर रूल कर रहा था जापान, और रशिया और चाइना तक को वॉर में हरा चुका था। तो पूरा मैसेज क्लियर था दुनिया में कि अब एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री जापान है, चाइना और रशिया को हराने के बाद, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या कैसे हुई जापान की वेस्टर्न कंट्री के साथ स्टार्ट? मेन प्रॉब्लम हुई जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ 1914 से 18, वर्ल्ड वॉर 1 जब एंड हुआ तो जापान विनर की तरफ था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जरूर लूजर की तरफ था, हारा था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान यूएस, यूके, फ्रांस इनकी तरफ था, जर्मनी के अगेंस्ट था, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड होता है तो एक पेरिस कॉन्फ्रेंस होती है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919। उसमें क्योंकि जो जर्मनी थी उसकी कॉलोनीज जो है चाइना में भी थी काफी, जर्मनी ने भी कोलोनाइजेशन जब स्टार्ट करा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले, तो जर्मनी की कुछ कॉलोनीज चाइना में थी। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जापान ने यह डिमांड करी कि जो चाइना में जर्मन कॉलोनीज हैं वो उन्हें हैंडओवर की जाए, ठीक है। चाइना में जो जर्मन कॉलोनीज हैं वो जापान डिमांड कर रहा था कि वो हमें हैंडओवर की जाए, और जिसे यूएस ने मना कर दिया था। तो उसके बाद से जापान और यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जापान उस समय शांत रहा, क्योंकि जापान के सामने यूएस था, यूके था, फ्रांस था, ये इतनी सारी कंट्रीज अपोजिट थी, और जापान को लगा अभी ये सही मौका नहीं है इनसे लड़ाई झगड़ा करने का, और अभी शांत रहेंगे और सही मौका आने पर, ठीक है, अपनी बात रखेंगे और ये जो रीजन है, चाहे चाइना का रीजन है या कोरिया का रीजन है, इसके ऊपर कब्जा करेंगे, ठीक है। कोरिया के ऊपर तो कब्जा करके बैठा ही था जापान, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जापान को मौका मिलता है, जापान को मौका मिलता है जब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आता है। ग्रेट डिप्रेशन मतलब कि ये वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस था इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस था 1929 का। इससे यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 24 अक्टूबर 1929, ठीक है, जिसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यूएस की इकोनॉमी क्रैश हो गई थी पूरी तरीके से, और यूएस उस समय यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था, फाइनेंशियली लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जब यूएस खुद ही मुसीबत में था तो उसने लोन देना बंद करा यूरोपियन कंट्रीज को, और उल्टा यूएस ने लोन वापस मांगना स्टार्ट करा यूरोपियन पावर्स से, ठीक है। और यूरोप में ऑलरेडी इंटरनल क्लैशेस कंट्रीज के बीच में बहुत सारे चल रहे थे, और यूएस भी प्रॉब्लम में था, ठीक है। तो जापान के लिए एक मौका था कि जब यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, यूएस की इकोनॉमी क्रैश हो गई, तो जापान के पास मौका था कि भाई अब जो है चाइना के ऊपर अटैक करने का सही समय है, क्योंकि अब ये लोग चाइना को बचाने नहीं आने वाले, क्योंकि ये तो अपने में ही अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो जापान ने 1931 में फिर से चाइना जापान वॉर होता है, चाइना जापान वॉर होता है 1931, और चाइना फिर हार जाता है, जापान वॉर जीतता है और चाइना के एक मंचूरिया रीजन के ऊपर कब्जा कर लेता है। मंचूरिया रीजन के ऊपर जापान कब्जा कर लेता है। मंचूरिया रीजन जो है नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफी ज्यादा रिच था, और ये जापान की लाइफलाइन भी बन रहा था। और जापान में क्योंकि पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो गया था, उसकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए भी था, तो वहां जापान की पॉपुलेशन ने भी काफी सपोर्ट करा सरकार का कि हाँ मंचूरिया वाले रीजन, क्योंकि वहां के लोगों को इंप्लॉयमेंट भी मिला इससे, मंचूरिया वाले रीजन के ऊपर कब्जा करने की वजह से, ठीक है।
एक तो ये हुआ 1937 में, और बचाने के लिए वेस्टर्न कंट्री कोई नहीं आया क्योंकि सब मुसीबत में थे। यूरोप आपस में लड़ रहा झगड़ रहा था, हिटलर राइज कर रहा था वहां पर, ठीक है। 1937 में फिर से चाइना के ऊपर, चाइना और जापान वॉर होता है, फिर से चाइना जापान वॉर होता है और चाइना हारता है। जापान चाइना के बहुत बड़े एरिया के ऊपर कब्जा करके बैठा रहता है। 1937 फिर से अटैक करता है, ठीक है। और ये चाइना के बहुत बड़े रीजन के ऊपर कब्जा रहता है 1945 तक जापान का। 1945 में क्या होता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हमें ये पता है, वर्ल्ड वॉर 2 1939 टू 45, जो लूजर वाली साइड में थे वो कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान, ये लूजर। बाकी यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सब थे। यूएस, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस। तो होता क्या, 1945 में जर्मनी और इटली तो पहले ही सरेंडर कर चुके थे। 1945 से पहले हिटलर जो है उसने सुसाइड कर लिया था और इटली के बेनेटो मुसोलिनी को जनता ने, भीड़ ने पीट पीट के मार डाला था, गोली मार दी थी भीड़ में से किसी ने। और जापान अकेला वॉर में था और यूएस हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराता है और उसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। और जापान के सरेंडर के बाद जापान मंचूरिया रीजन भी खाली कर देता है, कोरिया को भी खाली कर देता है। उसके अलावा जापान म्यांमार के ऊपर, जिसे बर्मा बोलते थे उस समय, उसके ऊपर भी कब्जा करके बैठा था, हांगकांग के ऊपर कब्जा करके बैठा था। वो सारा रीजन जापान को खाली करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जापान हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराने के बाद जापान के किंग हिरोहितो वो सरेंडर 15 अगस्त 1945 को डिक्लेयर करते हैं, वी सरेंडर, ठीक है। तो ये जापान की एक ब्रीफ में छोटी सी हिस्ट्री थी जिसमें हमने जापान के बारे में, कैसे जापान राइज करा, क्यों वहां पर यूरोपियन पावर नहीं पहुंच पाई और किस तरीके से, कैसे जापान ने ये जो एशिया के ज्यादातर एरिया के ऊपर कब्जा करा था जापान ने, उन सारे एरियाज को सरेंडर करा। क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी का एटॉमिक बॉम्ब, हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब यूएस ने गिराया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।